नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। यही गलत है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नहीं, इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो केवल एक सही हो जाएगा, आंसर हमारा ए सही है। इसको विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन 3 से 5 नवंबर 2023 को किया गया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य इसका ये था कि भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापारिक मंच यह प्रदान करता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया, भागीदारी देश इसका नीदरलैंड था, और फोकस देश कौन सा था? वो फोकस देश की बात करें तो जापान देश था। मुख्य विषय इसका था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य विषय इसका समृद्धि के लिए प्रसंस्करण था, और शुभंकर इसका जो था वो मिल इंड था, शुभंकर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। उन्होंने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया, और इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पकवान, शाही पाक विरासत को दिखाया गया था। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में जारी एडलगिव होरन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो शीर्ष स्थान पर जो रखा गया है वो रखा गया है शिव नाडर को। ठीक है, शिव नाडर को ये जारी जो एडलगिव होरन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट है उसमें शिव नाडर को पहला स्थान मिला है। इनके बारे में देखते हैं। एडलगिव होरन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2023 जारी की गई है। ये नवंबर 2023 में जारी किया गया है। इसको किसके द्वारा? तो एडलगिव फाउंडेशन एवं होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस सूची में देश 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में देश के कितने? 119 दानदाताओं को शामिल किया गया है। ठीक है, और इस सूची में HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक जो हैं वो शिव नाडर को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक जो हैं शिव नाडर, उनको शीर्ष स्थान मिला है। वित्त वर्ष 2023 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान में दिए थे। कितने? 2042 करोड़ रुपए दान में दिए। विप्रो के अजीम प्रेम जी जो 1774 करोड़ रुपए दान देकर दूसरे स्थान पर बने हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो जो विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं वो दूसरे स्थान पर बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जो मुकेश अंबानी एवं उनका परिवार जो है वो 376 करोड़ रुपए देकर तीसरे स्थान पर बने रहे हैं। ठीक है, आगे है, जेरोधा के संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। ठीक है, जो जेरोधा कंपनी के संस्थापक हैं नितिन कामत और निखिल कामत, दोनों को 110 करोड़ रुपए देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में।
नौवां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 2023 का आयोजन हुआ, वो 13 से 14 अक्टूबर 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ? तो ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। IICC में इसका उद्घाटन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया गुजरात में किया गया था। ठीक है, मिशन लाइफ का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो मिशन लाइफ का जो शुभारंभ किया गया वो केवड़िया गुजरात में किया गया, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 182 मीटर की मूर्ति लगी है। ठीक है, वहां पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? तो वो धारा है इनकी धारा 3 क्लॉज 1 के तहत। देखते हैं इनको। जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जो है JKDFP विधि विरुद्ध संगठन घोषित 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। घोषित करता कौन है? तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत घोषित किया है। यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है। वर्ष 1998 से यह संलिप्त है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से, और कृत्य इसका है भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देना, इसका कृत्य बताया गया है। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। UPA 1967, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो देखते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर के मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान विभाग का पूजन किया है। स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। दूसरा है P है, इसका निर्माण की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। यह लगभग 31 एकड़ में विस्तारित होता है, तो ये C वाला सही नहीं है। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिल्कुल, तो हमारा जो ऑप्शन C है वो सही नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान भूमि पूजन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। कहाँ पर किया गया? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए है और विस्तारित होगा लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में। ठीक है, ये 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा इसको। ठीक है, और इसमें जो रानी दुर्गावती की प्रतिमा की ऊंचाई है वो 52 फीट है और यह प्रतिमा कांस्य निर्मित प्रतिमा होगी रानी दुर्गावती की। और प्रतिमा के अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय होगा और यह संग्रहालय रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास को प्रदर्शित करेगा। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी और प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर, इंपॉर्टेंट है, 500वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में कितनी राशि का
लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, देखते हैं तो 19,260 करोड़ रुपए की लागत का। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। तो 2 अक्टूबर 2023 को लोकार्पण किया गया है और इसकी परियोजना की लागत राशि 19,260 करोड़ रुपए है और दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे PMY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMY शहरी के तहत निर्मित घरों का लोकार्पण किया है। ठीक है, क्या किया है? दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस और PMY ग्रामीण के तहत 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMY शहरी के तहत निर्मित घरों का लोकार्पण किया है। शिलान्यास किसका किया है? तो जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया है। और क्या किया है? IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया और परिसर में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी रखी। ये इतने शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो ये लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। देखते हैं इसमें हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2023 को लखनऊ और वाराणसी में ये शुरू किया गया है। अभियान के तहत ये रूफटॉप संयंत्र लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यूपी नीडा के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र आवासीय या व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर घर सोलर अभियान कहाँ से शुरुआत हुई है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। तो यानी कि आंसर हमारा बी सही है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट तो 17 से 19 अक्टूबर 2023 को ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना यानी ब्लू प्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया था। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी और इस पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक व्यय का अनुमान भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इसराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया है वो इसराइल से भारतीयों की वापसी के लिए। इसराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान था अजय ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन अजय 11 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था। इसी के तहत देखते हैं ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं। तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी ये किससे संबंधित है? सूडान से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन अजय ये इसराइल से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर 2023 में देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में
भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। बिल्कुल हाँ, नए ध्वज का अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि आंसर हमारा सी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें विस्तृत देखते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार 8 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। ठीक, स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशन कमानें जो हैं वो पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में है, मध्य वायु कमान प्रयागराज की है, पूर्व वायु कमान शिलांग में है और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर और दक्षिण वायु कमान वो तिरुवनंतपुरम। ठीक, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना के जो नए ध्वज का अनावरण किया है वो किसके द्वारा किया गया? वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के द्वारा किया गया है, जो मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज से किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखते हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली नई हैट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी गलत है, यानी कि जोधपुर को से नई दिल्ली को जोड़ने वाली जो ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ये गलत है। ठीक, देखते हैं इसमें। 5 अक्टूबर 2023 को शिलान्यास किया। शिलान्यास में 5,000 करोड़ रुपए की लागत का लगभग किया, यानी कि शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित जो परियोजनाओं की लागत थी वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए थी। और परियोजनाएं जो संबंधित थी वो सड़क, रेल, विमान और स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से। आधारशिला रखी गई परियोजनाएं वो जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, PMABHIM के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य। कई सड़क परियोजनाएं इसमें शामिल थीं। राष्ट्र को समर्पित किया। IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायका-बौग रेल लाइन, 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन का दोहरीकरण का कार्य और हरी झंडी दिखाई। जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के सहयोग से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग या 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही हैं, यानी कि ये दोनों बातें सही हैं। देखते हैं। 27 सितंबर 2023 को जारी किया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के सहयोग से। प्रमुख बातें इसकी जो हैं, यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध बस्तियों के जीवन यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग वर्ल्ड वर्ष 2017-18 और भारत सरकार की जनगणना भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011
2036 तक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या को 2022 में उपलब्ध नवीनतम डेटा पर आधारित है। और आगे हमारा विश्व स्तर पर 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक 1.1 बिलियन लोग हैं। और यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। कितना? 13.9% है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2.1 बिलियन हो जाएगी। कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। 2050 तक कितनी होगी? कुल जनसंख्या का लगभग 22%, यानी कि जो 60 वर्ष के व्यक्ति हैं उनकी हो जाएगी। ठीक है। भारतवर्ष में 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। भारत में कितने हैं? 149 मिलियन व्यक्ति हैं। और यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने हैं व्यक्ति? 2022 तक 149 मिलियन व्यक्ति हैं, और जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 2050 तक कितनी हो जाएगी? 347 मिलियन। ठीक है। 149 2022 में थी और 2050 तक हो जाएंगे 347 मिलियन, जो कुल जनसंख्या का कितना होगा? 20.8% होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इस दौरान पहली C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी वाला सही है, सिर्फ ये वाला। ठीक है। इस दौरान पहली C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। आप देखते हैं 25 से 26 सितंबर 2023 में कहाँ ये वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया इसका। इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। इस दौरान स्पेन की एयरबेस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 पहला एयरबेस कंपनी द्वारा पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया जाएगा? तो वो शुरू किया जाएगा 54। ठीक है। 54 आवासीय मॉडल विद्यालयों में शुरू किया जाएगा। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण 25 सितंबर 2023 को शुरुआत की गई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट यानी कि NESTS के द्वारा ये शुरू किया गया। वही चरण संचालित होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में फैले 154 मॉडल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में ये संचालित किया जाएगा। अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से संचालित होगा। और दूसरे चरण में पाठ्यक्रम जो शामिल किया जाएगा वो एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को दूसरे चरण में इसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है? यानी कि प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो इसमें ये सी वाला शामिल नहीं, यानी कि पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई। 9 ट्रेनें कहाँ कहाँ की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये हरी झंडी दिखाई थी। 9 ट्रेनें थे उदयपुर जयपुर वंदे भारत और तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई रेनीगुंटा के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत जो थी इसको दिखाई थी। ठीक है, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वरी पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। और 9वीं जो है वो जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी 11 राज्यों में, जो राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक बिहार पश्चिम बंगाल केरल उड़ीसा झारखंड और गुजरात। अगला क्वेश्चन आएगा, सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैवल फॉर लाइफ 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है और इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तो ये तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वैश्विक शुभारंभ इसका किया गया, ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और ये विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर यह शुरू किया गया। शुभारंभ स्थल था भारत मंडपम नई दिल्ली में और ये मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर एक लक्षित क्षेत्रीय कार्यक्रम है। मिशन लाइफ के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में इसको शुरू किया गया। उद्देश्य इसका पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में कौन सा विकल्प, यानी विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया। जी बिल्कुल, प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है। हाँ, इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया। यही सही नहीं है, डी वाला। देखते हैं ये कहाँ 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है, कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश में बनेंगे और लागत इसकी 1115 करोड़ रुपए आएगी। 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में इसका लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विशेष रूप से ये कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए ये शुरू किया गया। उद्देश्य इसका है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में मदद करना। इन विद्यालयों में प्रत्येक 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित कथन कौन सा है, इस पर विचार कीजिए। देखते हैं, 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य विषय जो था वो अमृत काल में पुलिसिंग है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो इसका मुख्य विषय जो है अमृत काल में पुलिसिंग है। ठीक है, ये 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। ठीक, देखते हैं इसका आयोजन जो किया गया है देहरादून उत्तराखंड में किया गया है और किसके द्वारा, ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने।
मुख्य विषय इसका था, थीम थी इसकी अमृतकाल में पुलिसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, अमृतकाल में पुलिसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है, और यह कवरेज हासिल करने के लिए समन्वय विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। जी बिल्कुल। राज्य के सभी 95,767 गांवों 95,767 गांवों ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। और 1 जनवरी 2023 के मध्य केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस गांव का दर्जा हासिल किया है। 95,767 ODF प्लस गांवों में से 4,306 गांव ODF प्लस आदर्श गांव हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं किसके द्वारा किया गया। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत किया गया है। कितने गांव हासिल किए हैं? राज्य के सभी 95,767 गांवों को। ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गांव हैं 81,744। ठीक। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ODF प्लस उभरते गांव हैं 10,217। ODF प्लस आदर्श गांव की बात की जाए तो 3,806 है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, 3,806 ODF प्लस आदर्श गांव हैं। अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 15,649 गाँवों में। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 95,048 गाँवों में। और राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ODF प्लस गाँव है 15,088। इसके बाद 9 महीने की अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा हासिल गाँव कितने हो गए हैं? वो हो गए 80,000 गाँव हो गए हैं। ठीक है, ODF प्लस आदर्श गाँव कितने? 3,806 हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो इसके बाद 9 महीने की अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा कितने गाँवों ने हासिल किया है? 80,000 गाँवों ने हासिल किया है। इससे पहले कितने थे? 1 जनवरी 2023 में कितने थे? 15,088 थे सिर्फ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राष्ट्रीय रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो परियोजनाओं की 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाएं जो हैं वो 14 सितंबर 2023 को समर्पित किया। कहाँ किया है? तो रायगढ़ में ये समर्पित की है। परियोजना की लागत है 6,350 करोड़ रुपए। और जो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी। और क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद और जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ जिलों में 202 करोड़ रुपए की लागत से। और इस अवसर पर वितरित किए गए 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड ये वितरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है संविधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान का 128वां संशोधन जो विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटों को आरक्षित किए जाने का फैसला किया है? तो 33% सीटों को आरक्षित किए जाने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संविधान का जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो पारित किया गया है, लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित कर दिया गया। और वही लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में पड़े मत की बात है तो क्रमशः 454 पक्ष में वोट पड़े थे और 2 वोट जो थे वो विपक्ष में पड़े थे इसके। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा 21 सितंबर 2023 को पारित कर दिया गया, ठीक दूसरे दिन। और राज्यसभा में जो पक्ष में पड़े मत वो 214 मत थे और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा है राज्यसभा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको फैक्ट को याद करिएगा, पढ़ लीजिए कायदे से।
विधेयक का अन्य नाम जो था वो उसका नाम है महिला आरक्षण विधेयक 2023, ठीक है। और जो सरकार के द्वारा इसका नाम रखा गया है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका नाम रखा गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 का जो नाम रखा गया है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। इसका प्रावधान क्या है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और यह लागू कब होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर यह लागू होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। विधेयक का सरकार द्वारा जो नाम रखा गया वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 128वां संविधान संशोधन था, ठीक है। लोकसभा में कितने वोट पक्ष में पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, तो जो लोकसभा में 454 वोट पक्ष में पड़े और 2 वोट विपक्ष में पड़े। राज्यसभा में 214 वोट जो पड़े वो पक्ष में ही पड़े, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजित हुआ, वो कहाँ हुआ आयोजन, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ है। 5 से 7 सितंबर 2023 में कहाँ, ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का। और किसके द्वारा किया गया, तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा किया गया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी के द्वारा संयुक्त रूप से इसको किया गया। इसकी थीम की बात की जाए तो थीम था इसका ग्लोबल कोलाबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेसिलेंट सस्टेनेबल, ये इसका मुख्य विषय था। इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, जिसमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं, देखते हैं। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये अबू धाबी यूएई स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद को दिया गया। और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता, अध्यक्ष एवं सीओओ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप, ये टॉम ग्रीनवुड बोल्ड के संस्थापक एवं सीईओ को दिया गया। फिनटेक सीटीओ ऑफ ईयर, ये कैलाश नद को। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ओएनडीसी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अगला क्वेश्चन है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम। जी बिल्कुल, ये इसका सम्मेलन का मुख्य विषय जो था वसुधैव कुटुंबकम था। और इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली थी, बिल्कुल मिली थी। तो उपयुक्त सभी हमारे इसमें सही हो जाएगा। देखिए, 9 से 10 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता की बात करें तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम इसका मुख्य विषय था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम जो थी, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गई, ठीक है। कितने, 60 स्थानों पर 200 से ज़्यादा। और इनमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों में कौन कौन से देश थे, तो बांग्लादेश, कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात, ये देश थे आमंत्रित देशों में। G20 सदस्यों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज एनासियो लुला दा सिल्वा,
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन के चांसलर ओल्फ स्कोल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी ये इसके सदस्य थे। मैक्सिको की वित्त मंत्री राइक्वेल विनरोस्ट्रो सांचेज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक सियोल और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसमें भाग लिया था। आमंत्रित सदस्य देशों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली ओस्मानी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू और ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग और स्पेन की उप प्रधानमंत्री नाडिया काल्विनो तथा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा इस सम्मेलन में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा जी थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये भी थी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आदि ने भी भाग लिया था। ठीक है, यानी विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे अजय बंगा, इन्होंने भी भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की MD जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, इन्होंने भी भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने भी भाग लिया था। आगे है G20, यानी कि 10 सितंबर 2023 को G20 के सभी राष्ट्र प्रमुखों और वैश्विक संगठनों के प्रमुखों ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी। कहाँ? राजघाट में। सम्मेलन की प्रमुख बातें जो थी वो मुख्य हैं। देखते हैं, 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली। ठीक है, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भी बनी थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी और भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई। इस गलियारे यानी कॉरिडोर के निर्माण में भारत, USA, UAE, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमति और क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमति बनी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की घोषणा भी की गई। ये इम्पोर्टेंट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA की घोषणा भी की गई थी। और इस शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को सौंपी थी। किसको? जो ब्राजील के राष्ट्रपति थे लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, तो वो निर्णय लिया गया है सऊदी अरब में। ठीक है, देखते हैं। शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल 17 सितंबर 2023 को इस सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान। तो जो विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र था वो कहाँ हुआ था? वो उसका आयोजन हुआ था सऊदी अरब में।
शांति निकेतन को यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल एवं सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स यानी इकोमॉस के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। विशेष तथ्य की बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है कौन सा? शांति निकेतन। ठीक है, पहले कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का ये 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। भारत के विश्व विरासत स्थल अब कितने हो गए? 41। शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन ये है 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। ठीक है, वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित कर दिया था। वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया और विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव, इंपॉर्टेंट है ये, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठित की गई है 1 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई है। किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। विशेष तथ्य की बात करें तो वर्ष 1967 तक देश के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। कब तक? यानी 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते थे वो एक ही बार में होते थे। समिति में शामिल कौन कौन है देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हैं इसमें। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ये भी शामिल हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ये भी शामिल हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव जो डॉक्टर सुभाष सी कश्यप ये भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ये भी शामिल हैं। और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ये भी शामिल है। यानी कि 7 लोग शामिल हैं। ठीक है, इस टीम में समिति में 7 लोग शामिल हैं और 8वें अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जी, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। बिल्कुल, ऑप्शन हमारा सी सही है, एक और दोनों सही है। G20 फिल्म महोत्सव 2023 से आयोजित किया। ये 16 अगस्त से 2 सितंबर को आयोजित हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। किसके द्वारा? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय G20 सचिवालय के द्वारा। उद्देश्य इसका सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। और प्रसिद्ध अभिनेता की बात करें तो जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा जो हैं वो अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो जो प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के जो G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है। उद्घाटन फिल्म कौन सी रही है? जो सत्यजीत रे की कालजयी कृति है पाथेर पांचाली वो उद्घाटन फिल्म रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 11 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली यानी सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की।
इस अधिनियम को किस तिथि से लागू माना जाएगा? तो इस अधिनियम को 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। देखते हैं क्या है ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 7 अगस्त 2023 को और लोकसभा द्वारा पारित हुआ 3 अगस्त 2023 को, यानी पहले लोकसभा से पारित हुआ था, इसके बाद में राज्यसभा, ये सिस्टम होता है। राष्ट्रपति की सहमति इसमें 11 अगस्त 2023 को बन गई थी। संशोधन क्या है? तो विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है, यानी केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में प्रावधान है। इसका राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का इसमें प्रावधान किया गया है। तो प्राधिकरण में शामिल कौन होंगे? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव इसमें शामिल होंगे। इसके कार्य क्या रहेंगे? तो अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देना इसमें ये शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? वो हैं महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। 19 सदस्यीय पैनल है। कब किया गया? तो अगस्त 2023 में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी NIEPA के चांसलर महेश चंद्र पंत के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे अगली कड़ी में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।